मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ चैप्टर में कि स्टूडेंट्स कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने से पहले थॉरली हम देखते हैं कि कौन सी थ्योरी है जो रिलेट कर रही होती है आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को विद दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स हम डिफाइन करने लगे हैं कोलिजन थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये थ्योरी स्टूडेंट्स आपके पास ये कहती है कि आपके पास जब तक रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं करते तब तक आपके पास प्रोडक्ट जनरेट नहीं होता। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोलिजन्स दो तरह के होते हैं, एक इफेक्टिव होता है, एक इनइफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कोलिजन स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो रही होती है, जबकि इनइफेक्टिव कोलिजन वो होता है जिसमें एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स आगे आपके पास है कंडीशंस फॉर अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू बी प्रोडक्टिव। दो आपके पास कंडीशंस आती हैं कि आपके पास कोई भी कोलिजन वो कैसे प्रोडक्टिव हो सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की ऐसी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट जनरेट हो। दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में हों, ताकि वो ऐसी ओरिएंटेशन में हों कि वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिएक्ट करें, इफेक्टिवली एक दूसरे से कोलाइड करें और प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हमने अपने कॉन्सेप्ट की बेस डेवलप कर ली है, अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी उससे कैसे रिलेट कर रही है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी विच द पार्टिकल मस्ट पोजेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स इफेक्टिव कोलिजन के टाइम पे जो एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा हो, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी वो ऐसी स्टेट में है जहाँ पे उसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि वो रिएक्ट करके कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट के अंदर, तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस आपके लिए स्लो होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स उनको एनर्जी हिल ज़्यादा क्रॉस करना पड़ता है टू अचीव दैट पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास अचीव कैसे होती है। स्टूडेंट्स स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लें। अब अगर स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन को मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वो एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करने लगें, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी, एज अ रिजल्ट उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पोजेस करने लगेंगे। ये स्टूडेंट्स इसका ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास वो प्रॉपर या रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इफेक्टिवली कोलाइड करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये इंटरमीडिएट नेचर का होता है, यानी कि स्टूडेंट्स ये अनस्टेबल होता है और ये किसी भी रिएक्शन के बीच में बन रहा होता है आफ्टर दैट पर्टिकुलर इफेक्टिव कोलिजन। तो स्टूडेंट्स इसकी एक एक्टिवेटेड स्टेट होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। इन एन इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म एन अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स जब स्टूडेंट्स ब्रेक होता है तो आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है। और स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ये जो इंटरमीडिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी जो एज होती है यानी कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ये अनस्टेबल होता है। अब स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतना ही आपके पास रिएक्शन स्लो होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर को उतनी ज़्यादा कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि स्टूडेंट्स आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स गेन करें, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है या कुछ भी ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास वो मॉलिक्यूल सबसे पहले वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करते हैं फिर इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे रिएक्शंस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो ज़रा स्लो होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वो आपकी जो स्पीड होती है रिएक्शन की उसको स्लो कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हमने केमिकल काइनेटिक्स में हमने पहले डिस्कस किया था कि हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे वेरी कर रही होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस की केस में जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व है जो कि आपको ये बता रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके जो
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपके पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब बात करें या इनको कंपेयर करें तो हमने ये देखा कि आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन कम होती है, तो उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है इन रिक्वायर्ड टू गेट कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एनर्जी हिल बड़ा होता है। देन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जबकि स्टूडेंट्स आप जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके रिएक्टेंट, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने अपने सामने देखा कि अभी हमने कंपैरिजन किया कि कैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपस में डिफर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी हिल्स या एक्टिवेशन एनर्जी हिल्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।